डीटीए भागलपुर सभ्य का स्वागत करता है। 10 जनवरी 2022 पेपर 1 ईवीएस का प्रश्न देखिएगा, ऑनलाइन में पूछा गया जबरदस्त वाला। 1 नंबर प्रश्न 61। नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोग को बनाना चाहिए। भारी वर्षा, अब देखिए वर्षा वाला क्षेत्र तो असम से कहीं ना कहीं जुड़ा, ये प्रश्न ले लिया आपसे। असम, तो असम में 3 से 3.5 मीटर ऊंचा, या फीट में बात करें तो 10 से 12 फीट ऊंचा बैम्बू पर, बांसों पर घर बनाया जाता है। छतें भी ढालू टाइप का बांस का ही बनता है। तो यहाँ देखिए सपाट छत वाले बांस के घर, सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर नहीं, ये तो लद्दाख में पाया जाता है। लद्दाख सपाट छत बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर। एकदम कितना बेहतरीन हमारा उत्तर है ना। तो सी नंबर उत्तर हो गया दोस्त। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यस, देखिएगा कहता है उस महिला वेट लिफ्टर, अब लीजिए 29 अंतरराष्ट्रीय मेडल। ये तो बात हो रही है किधर है, कर्णम मल्लेश्वरी, आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की वेट लिफ्टर, भारोत्तोलक, वजन नहीं उठाता है वो, वह बोला गप है। 12 वर्ष से ही खल्टिसबाजी कर रही है। कौन खल्टिसबाजी, माने वजन उठाने वाला। ये 4 बहिन है, एक बहिनिया के नाम बुझिए, कर ज्वाला, लीला, हीरा। और हीरा जो है ना वो कबड्डी की कोच भी बनी थी। हाँ, इनके पापा जी हवलदार थे। 130 केजी तक सबसे ज़्यादा वजन उठा सकती है, हाईएस्ट में। 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीता इन्होंने। कर्नल मल्लेश्वरी के बारे में बातें हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की कर्नल मल्लेश्वरी भारोत्तोलक। यहाँ आपका 4 नंबर उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रश्न कि मेढकों और कीटों को फंसाने वाला, लीजिए घटपर्णी पौधा, निपैंथिस पौधा या पीचर प्लांट। ये सब मेघालय की बातें हैं ना, मेघालय में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पाया जाता है। पीचर प्लांट, निपैंथिस पौधा, घटपर्णी पौधा। घड़े जैसा मुंह होता है, घड़े जैसा, पत्तियों से ढका होता है। इनकी पत्तियां जो है घड़े जैसा। अच्छा, ये क्यों खाते हैं दूसरे जीव जंतु, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को? तो नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति करने के लिए। एकदम याद रखें, मेढक, कीड़े, छोटे जीव का शिकार करते हैं। इनके मुंह पे ना पत्तियों का ढक्कन लगा होता है। एक प्रकार की जो है मादक सुगंध जो है ना रहती है, जिससे जो है ना कीड़े मकोड़े खींचे चले आते हैं। सुगंध, आवाज नहीं निकालता है, खबरदार ये वाला ऑप्शन मत चुन लीजिएगा, आता है कई बार प्रश्नों में। चलिए, मेघालय हो गया। नेक्स्ट कहता है प्रश्न आपसे कि यदि आपकी पुस्तकालय में बड़े मानचित्र प्रदाई और कुछ नहीं यार, 1 सेंटीमीटर में 950 मीटर, तो इतना सेंटीमीटर में तो 1 आम का दाम 950 है, तो 16 आम का दाम 16.7 गुना 950 कीजिए ना, 950 गुना कीजिए तो कितना हो गया? हम्म, 1,58,650। और डेसिमल एक अंक के बाद, यहाँ डेसिमल दशमलव के बाद कट गया है ना। तो आपका कितना आ गया जी? देखिए साहब, ये कितना आ गया, ये इधर, हाँ ठीक है। तो 15,865 आया। तो 15,865 मीटर में ना आया, और उत्तर किलोमीटर में है। तो 1 मीटर में 1,000 मीटर, इसको 1,000 से भाग दे दीजिए। तो 1,000 से भाग दीजिएगा तो 1 0 2 0 3 0, यहाँ पे दशमलव बैठेगा। तो 15 किलोमीटर और 86 इधर। देखिए 15 और इधर आपका 15.8, और 8 के बाद आप देखिए 15.8, ये भी ऑप्शन में, ये नहीं लीजिएगा। 8 के बाद क्या है, 6 ना है। मेरा कहना है कि 15.86। तो ये जब इसको आप नियरेस्ट कीजिएगा तो 5 या 5 से अधिक होने पर इसका इसमें जुड़ जाता है 1 अंक। तो यहाँ 6 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 8 1 9, तो 15.9 होगा किलोमीटर। ये उत्तर होगा, ये नहीं। हाँ, दशमलव के 2 अंक बात देखा जाता है ना, 2 अंकों के बाद। गौर से सुनिए दोस्त,
गलती करवाने के लिए सारा संसाधन मौजूद है, कर मत दीजिएगा। चलिए बी नंबर उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, और ऐसे प्रश्न प्रत्येक ऑनलाइन में पूछे जा रहे हैं ईबीएस में। नेक्स्ट कहता है निम्न में उन लीजिए जिम्मेदारी पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग ग्रुप लीडर निभाते हैं। जो भूमिका ग्रुप लीडर की होती है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्रुप लीडर का जो काम है वो क्या काम होता है? आइए, ग्रुप लीडर निभाते हैं जो अस्वस्थ हैं उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना। ये बात तो सही है। प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना, ये भी सही है। विश्राम करने का उचित नोट्स में 5 क्लास आप देखिएगा, ये चीज़ें मिलेंगी, पढ़ाते भी हैं हम ऑफलाइन में। सामान उठाने में प्रतिभागियों का, जो भी माउंटेनियरिंग है, उनकी मदद करना, बिल्कुल। आगे है उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना, ये तो नहीं दिया गया है, कहा गया है ग्रुप के आगे आगे चलना। नहीं साहब, ग्रुप पीछे चले, नहीं, खबरदार, यह भी ऑप्शन नहीं है। ग्रुप के पीछे पीछे चलते हैं, ग्रुप के आगे चलते हैं, ऐसा नहीं है। ग्रुप का ख्याल रखना, और आगे आगे नहीं, पीछे चल सकते हैं आप। तो हमारा उत्तर बी नंबर, बी नंबर, CDE सही है, हो गया उत्तर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्त, कहता है किसके बारे में? वाह, वृक्ष। कौन सा वृक्ष? रेगिस्तानी ओक के बारे में कौन से कथन सही हैं? रेगिस्तानी ओक समझ लें, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी ऊंचाई जो होती हैं वो कमरा का आकार कितना? 10 से 12 फीट होता है। ये देखिए, धरती से ऊपर का जो लंबाई होगा ना वो 10 से 12 फीट या 3.5 से 4 मीटर में बात करेगा तो 3.5 से 4 मीटर। और इसका जो ये जो है इतना स्टेम, इसमें पानी संचित रहता है, और जब कभी अकाल पड़ जाता है राहगीर वगैरह पतला पाइप या डाल करके पानी पी लेते हैं इससे, यानी कि पानी, रेगिस्तानी इलाका है ना ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो पानी वगैरह की कमी दूर हो जाती है। अच्छा, इसमें थोड़ी बहुत पत्तियां होती हैं और वो भी कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, कांटों में बदल जाती हैं। थोड़ी बहुत पत्तियां होती हैं, ज़्यादा पत्तियां नहीं। और इसकी जड़ें ना 30 गुना गहराई तक नीचे जाता है जमीन में। 30 गुना गहराई, किसका 30 गुना? ये 10 से 12 फीट है ना जमीन के ऊपर वाला तना, इसका 30 गुना गहराई। और तब तक नीचे जाएगा इसका जड़ जब तक कि पानी नहीं मिल जाए। हो गया ना चापाकल या बोरिंग सिस्टम का काम करने वाला। हाँ, याद रखेंगे, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के रूप में काम करेगा। चलिए, और तनों में पानी एकत्रित होता रहता है। ठीक, पढ़ते हैं विकल्प कौन कौन से सही होंगे। ए सही है, बी सही है, सी भी सही है, डी यह अबू धाबी में रेत के टीले के पास पाया जाता है। ये अबू धाबी गलत हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। डी गलत हो गया। ई नंबर, इस वृक्ष रेगिस्तानी ओक कहते हैं के बारे में कौन से? ये तो नहीं है। आपका जो है ना उत्तर हो गया 66 का सी नंबर, A B C। और वैसे भी A B C D ऑप्शन में है क्या कोई लगातार कंटिन्यूअस? नहीं ना है। A B C तो गारंटेड सही है ना दोस्त। मतलब वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार के बराबर, ठीक बात है। जड़ें जो है ना 30 गुना गहराई तक, जब तक कि भू स्तर तक न पहुंच जाए, जल स्तर तक, यानी पानी जब तक नहीं मिल जाए, तने में जल एकत्रित होता है। सही तो है तीनों ऑप्शन। नेक्स्ट, कोई एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ, इस मार्ग से होकर नई दिल्ली से लखनऊ दूरी दे दिया है, डिस्टेंस 504 किलोमीटर। ट्रेन 7 घंटे लेती है। देखिए समय भी दे दिया, तो मीटर में निकालने बोल रहा है। आइए निकालते हैं। ये तो किलोमीटर में दिया है, तो पहले देखिए चाल बराबर होता है, चाल स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम।
अर्थात दूरी बटा समय, तो दूरी 504 अब बटा समय 7 घंटा है। 7 से भाग दीजिए, 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14, 72 क्या निकला, 72 किलोमीटर प्रति आवर, घंटा। ठीक, तो यहां तो मीटर प्रति सेकंड में है ना, तो मीटर में बदलने के लिए 72 को क्या कीजिएगा, 5/18 से गुना, तो 18 चौके 72 और 4 पंचे 20, तो 20 हमारा हो जाएगा, अर्थात 67 का उत्तर संख्या बी नंबर ऑप्शन, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये 5/18 से गुना क्यों किए महाराज, जब बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू में जाते हैं तो 5/18, और जब छोटे वैल्यू मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर जाना होगा तो 18/5। कैसे, तो 1 किलोमीटर में 1000 और 1 घंटे में 60 सेकंड, 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। अब 1000 बट्टा 60 गुना 60 भाग दीजिए तो आया 5/18। नेक्स्ट कहता है प्रश्न, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचें जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी, देखिए भारत की राजधानी नई दिल्ली, ये जैसे समझ लीजिए ये आपका भारत हो गया। ठीक, भारत की राजधानी नई दिल्ली यहाँ पर, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता यहाँ पर, कोलकाता। तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा, ऐसे दिशा पूछ रहा है, ऐसे ये देख रहे हैं तीर, देखिए इसके सापेक्ष, दिल्ली के सापेक्ष ये वाला डायरेक्शन पूछ रहा है। तो अपन को क्या करना है, बताए हुए थे कि यहाँ पर 4 गो डायरेक्शन खींचिए, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो बीच वाले को क्या कहेंगे, दक्षिण, और ये पूरब। तो दक्षिण पूरब किधर है, दक्षिण पूरब 1 नंबर ऑप्शन में। तो 68 का हो गया 1 नंबर हमारा उत्तर, 68 ए नंबर। अगला देखिएगा, कहते हैं ग्रेगर मेंडल एक मंक मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ, 28,000 मटर के पौधों पे ना उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रेलियाई जो है ना, ऑस्ट्रेलियाई पादरी वगैरह, जर्मन भाषी थे, ये आनुवांशिकता के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ हेरिडिटी, ग्रेगर जॉन मेंडल। चिकने बीज और खुरदरे बीज, पीला बीज, हरा बीज, नाटा लंबा कैसा होता है, अगली पीढ़ी का बीज, ये हमने अपने नोट्स में बताया हुआ है और उसी से लिया गया है। तो आइए प्रश्न है, तो मटर में बगीचे में प्रयोग किया उन्होंने, यह मटर के पौधों में कुछ लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं, पेयर में आते हैं, उसे छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोग में नहीं पाया था। बीजों का हरा या पीला होना, बीजों का हरा या पीला होना इसके बारे में तो बताया गया है। बीजों का खुरदरा या चिकना होना, जी हाँ। पौधों का लंबा या नाटा होना, जी। अगली पीढ़ी के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बना, रंगों के बारे में नहीं बताया है, रंगों के बारे में, ये पीला और हरा के बारे में बताया हुआ है, लेकिन ये जो बातें हैं कहता है अगली पीढ़ी के पौधे के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बनता है। तो नया रंग के बारे में थोड़े बताया है, या तो पीला होगा या तो हरा होगा। जब दोनों का क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो पीला मटर का पौधा या हरा, तो पीला होगा या तो हरा होगा, नया रंग थोड़े आ जाएगा। चौथा नंबर ऑप्शन समझिए बोल क्या रहा है, कहता है नेक्स्ट जनरेशन प्लांट्स हैव सीड्स विथ अ मिक्स्ड न्यू कलर मेड फ्रॉम बोथ ग्रीन एंड येलो। तो नया कलर थोड़े मिक्स्ड टाइप का, ऐसी बातें नहीं कही हैं, और यही हमारा उत्तर होगा। पूछ रहा है नहीं जो होता है, 4 उत्तर। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए पक्षी का नाम, ऐसा पक्षी जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। अरे यार हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में बोल रहा है, दुम पर पैसा ना, ऐसे 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 ना भगवान श्री कृष्ण मोर का पंख जो है ना धारण करते थे ना, दुम पर पैसा, ऐसा ऐसा ब्लू टाइप का दिखा रहता है, नीला टाइप का दिखता है ना, मोर के बारे में यह बातें हैं, और हमारा सी नंबर उत्तर हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, श्रीलंका का भी राष्ट्र पक्षी यही है।
रंग बिरंगा फर टाइप का होता है। बसंत मौसम, बारिश का मौसम जो होता है, नाचता है। सांप कीट वगैरह खाता है मोर, पीकॉक। अब आइए देखिएगा, कहता है भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। डी नंबर उत्तर हमारा। बढ़े हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में मिलान कीजिए। अब देखिए, सरीसृप, सरीसृप रेंगने वाला, रेप्टाइल। तो सरीसृप कॉकरोच, कीट पक्षी, कीट वगैरह। ये कीट है आपका, कीट जो है ना कॉकरोच होगा, कीट ये नहीं। ये देखिएगा कीट, तो कीट वगैरह, ये कीट कॉकरोच, कॉकरोच। सरीसृप रेंगने वाला, सरीसृप। तो रेप्टाइल्स जो होते हैं वो कछुआ रेप्टाइल होता है, कछुआ। स्तनधारी जानवर, चमगादड़ क्या है? स्तनधारी है, दुग्ध पिलाता है। पक्षी, पक्षी क्या आपका? पक्षी में उल्लू, उल्लू पक्षी है। तो डी नंबर ऑप्शन को मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट, यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं, पटना से कहाँ जा रहे हैं? चंडीगढ़, तो संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश से होकर आप नहीं गुजरते हैं। पटना से कहाँ जा रहा है? चंडीगढ़। ये देखिए चंडीगढ़ बोले तो आपका पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। पटना यानी कि बिहार, ये यहाँ पे आपका बिहार, यहाँ पे आपका चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान। ठीक, यहाँ से यदि पटना आप क्रॉस करते हैं तो बोलता है कौन सा आपको केंद्र शासित प्रदेश नहीं मिलेगा। छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं, ठीक है। पंजाब, पंजाब, ये हरियाणा। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। तो यहाँ से नहीं गुजरना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से तो आप गुजरेंगे ही, बिहार से सटा हुआ। मैप को याद रखें दोस्त, दिल्ली से तो गुजरना ही पड़ेगा। हरियाणा, हरियाणा से तो आप चल ही रहे हैं, पास करवे कीजिएगा हरियाणा, चंडीगढ़ चूँकि राजधानी ही है। पंजाब से नहीं गुजरेगा, पंजाब ना इधर है, पंजाब इससे जस्ट सटा हुआ इस बाएं साइड में, बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में। पंजाब हमारा उत्तर हो जाएगा, सी नंबर। तो संभावित राज्य पंजाब होगा, जिससे आप नहीं गुजरेंगे। अगला प्रश्न कहता है मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह। तो कई बार हमने बताया हुआ है, एकदम फैक्ट रूप में याद रख लें। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, सी नंबर। और मलेरिया तो कौन? रोनाल्ड रॉस, 1902 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। मच्छरों के पेट में ताक झांक। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व मॉस्क्यूटो डे, वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे। तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया याद रखेंगे। अच्छा, मच्छर, मादा मच्छर काटती है, मादा मच्छर। और प्लाज्मोडियम जीवाणु, प्लाज्मोडियम की पहचान खून में, खून में प्लाज्मोडियम की पहचान। याद रखें ना, फैक्ट्स हैं, तथ्यों को याद रखना पड़ेगा। 3 खाद्य पदार्थ खाने वाला समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में है, यानी कि लौह तत्व वगैरह प्रचुर मात्रा में। देखिएगा, इससे भी पहले आपका जो है ना खूब प्रश्न पूछा है। आंवला, पालक, गुड़, आंवला, पालक, गुड़। पालक, पालक के जगह हरी पत्तेदार सब्जियां दिया हुआ था। आंवला, गुड़, ये दोनों तो हमेशा पूछा गया है, तो याद रखेंगे, डी नंबर। नेक्स्ट, लौह तत्व वगैरह जो है ना याद रखा जाए साहब, लौह तत्व। अच्छा, ब्रोकोली वगैरह जो है ना, ब्रोकोली और हरका गोभी नहीं होता है, ब्रोकोली, तो वो सब जो है ना विटामिन सी का द्योतक होगा, विटामिन सी। आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में, जहाँ प्रायः सभी, ये तो हमने जो है ना, दूसरे देश का विद्यार्थी यदि आया हुआ है आपकी कक्षा में पढ़ने के लिए, तो आप सबकी संस्कृति यानी उसकी भी संस्कृति बोले तो
8 जनवरी को जो परीक्षा हुई थी उसमें भी यह प्रश्न एकदम सेम टू सेम दिया हुआ है 8 जनवरी वाले में कि यदि आप मतलब ये प्रश्न कहाँ पर किससे दिया है, शामिल हुआ है आपकी कक्षा में दूसरे देश का यानी विदेशी, विभिन्न संस्कृति की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण होगा विद्यार्थी में बातचीत और पारस्परिक मेलजोल को बढ़ाने में, पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता व्यक्तिक विभिन्नता को महत्व देने में मददगार साबित होगा। व्यक्तिक विविधता आप सबकी जाति, धर्म, परंपरा, रूप, रंग, व्यवहार और बुद्धि लब्धि सबका ना सम्मान कीजिएगा आप अच्छे शिक्षक के नाते। तो विविधता को शामिल कीजिएगा ना। बी नंबर हमारा उत्तर। पक्षपात नहीं होगा, रूढ़िवादी नहीं होगी, उसको कम करने में मदद मिलेगा। अन्य संस्कृति के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने में, गलत। अन्य संस्कृति क्यों, सबकी संस्कृति ना, समझ ले कि अन्य संस्कृति, फिर अन्य संस्कृति हमारी खुद की संस्कृति की तुलना में बहुत बेहतर है, ये तो भेदभाव हो गया। उस विदेशी बेचारा 2-3 दिन में एडमिशन कटा करके नाम भाग जाएगा विदेशी बच्चा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। निम्न में जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अतिरिक्त प्रतिशत बिना बोले संचार? तो गिफ्ट वाला, गिफ्ट इन चैट, गिफ्ट GIF आपने व्हाट्सएप पे भी जैसे गुड मॉर्निंग मैसेज या हैप्पी बर्थडे बिना बोले हुए वो गिफ्ट बना हुआ रहता है ना, गिफ्ट मैसेज। तो गिफ्ट मैसेज में आपने देखा हो गया बिना बोले ही, विदाउट टॉकिंग आप बात कर पाते हैं जूम ऐप पर या व्हाट्सएप पर या किसी और पर। तो गिफ्ट चैटिंग वगैरह, चैटिंग कर लेते हैं बिना बोले ही, एनिमेटेड वगैरह। 1 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण में सबसे अधिक, यानी कि फॉर्मेटिव, जहां कंस्ट्रक्टिव होगा, ज्ञान का निर्माण होगा, सृजन होगा, ज्ञान का, बच्चा होगा सृजनकर्ता, नन्हा अन्वेषक, खोजी। तो सबसे बेहतरीन वाला पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार के चोंच। देखिए चोंच को ही ना तब जान पाएगा बच्चा, एक सीमित उत्तर, सीमित बुद्धि वाला बच्चा बन जाएगा केवल चोंच के बारे में। कहता है नदियों के पानी के रंग में उसमें मौजूद प्रदूषक की पहचान करना, यानी प्रदूषण होने का क्या क्या कारण है। तो सभी बच्चे अलग अलग तौर तरीके से सोचेंगे, बहुत बढ़िया है। फूल की कली देखकर उसका चित्र बनाना। अब देखिए इससे सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी ज्यादा से ज्यादा कहाँ हो पाएगी, होगी लेकिन ज्यादा कैसे होगी। सृजन करना माने सोचने का अवसर, लर्निंग बाय डूइंग, जिज्ञासा जिससे पैदा हो, कल्पना करे बच्चा, इमेजिनेशन। तो वो चीजें कहाँ होंगी सी में ज्यादा बेहतरीन वाली। आपसे सबसे अधिक मेल खाने वाला पूछ रहा है ना, तो बी नंबर आपका द बेस्ट होगा, जिसमें कई सारी चीजों के बारे में बच्चा चिंतन कर पाएगा, थिंकिंग। जन्म देने वाले अंडा निक्षेपण वाले पशुओं के बीच अंतर को समझाइए और ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का प्रयोग कीजिए। अब देखिए जन्म देने वाले और अंडे देने वाले, उनके बीच में पशुओं के बीच के अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बोले तो वो प्रोजेक्टर वगैरह का प्रयोग या ग्राफ बनाने वाला कोई TLM का प्रयोग करना, तो इनका प्रयोग करवाना। देखिए नदी, तालाब, पोखर, इनसे बच्चों को बड़ा प्रेम, रोचकता के साथ, नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषक की पहचान करना, प्रदूषक तत्व की पहचान करना। संरचनावादी दृष्टिकोण होगी, संरचनावादी दृष्टिकोण जिसमें भ्रमण विधि भी शामिल रहती है और बच्चे सहजता के साथ संदर्भगत वातावरण, प्राकृतिक दुनिया से जुड़ते हुए बेहतरीन ढंग से सीख पाएंगे, विश्लेषण कर पाएंगे, विश्लेषण वाले गुणों का भी विकास हो पाएगा। विश्लेषण मतलब गुण अवगुण को जानना, आलोचनात्मक चिंतन। बेहतरीन उत्तर। अगला, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण
में व्यस्त विद्यार्थी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यानी एक्टिव लर्निंग हो रही है बेहतरीन वाली। कौन से ऑप्शन से आप पहचानिएगा? ए, वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चित्र। कैसा? वृत्त चित्र। Discuss the reasons for difference observed in vehicles after watching a documentary showing vehicles over the years। कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई वीडियो क्लिप्स वगैरह दिखा करके देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करें। इस चर्चा के कारण बेस्ट हो जाएगा कि आपस में बच्चे चर्चा करेंगे, बच्चे आपस में समूह में इंटरैक्टिव होंगे, अंतः क्रिया करेंगे, अन्योन्यान्य क्रिया, सह संबंधित होना, चर्चा करना, बहस करना, मुद्दों में शामिल होंगे ना, अपने विचार को प्रकट करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न का उत्तर रखेंगे, सृजनात्मकता आएगी। बेहतरीन। पिछले 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद दो दो लोगों के समूह में इसके बारे में चर्चा करें। अब देखिए, दो दो लोगों का समूह और यहाँ पर सब कोई आपस में चर्चा करेगा, तो इससे ज़्यादा चर्चा करने वाला विकल्प तो यह सही है। और यहाँ टेलीफोन के बारे में बातें हो रही हैं और यहाँ वाहन के बारे में। टेलीफोन से भी ज़्यादा आकर्षक बच्चों को क्या लगता है? वाहन, मोटरसाइकिल, खिलौनों से भी खेलता है, 4 व्हीलर, बुम बुम, कार, बैटरी वाला, रिमोट वाला, और उससे जोड़ करके पेट्रोल वाहन या अन्य वाहन। पाठ्य पुस्तक से और इसी में सक्रिय वातावरण सबसे ज़्यादा 1 नंबर में दिखेगा आपको पाठ्य पुस्तक से। अब देखिए, पाठ्य पुस्तक को ही भगवान समझने वाली बातें हैं। पाठ्य पुस्तक की बातों को बाहरी दुनिया से जोड़ना चाहिए और ये कह रहा है पाठ्य पुस्तक, इसीलिए गलत। डी, इमारतों के निर्माण करने में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में लिखी जानकारी श्यामपट्ट से उतार लें, छाप लें, डिट्टो। तो अपना माथा कहाँ लगाया बच्चे ने? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी कहाँ से आ पाएगी? बच्चे सृजन कर ही नहीं रहे हैं, ज्ञान का सृजन नहीं कर रहे हैं, तो क्रिएटिविटी, जिज्ञासा, कल्पना करना हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए 1 नंबर उत्तर होगा सक्रिय शिक्षण, एक्टिव लर्निंग वाला। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? प्रामाणिक कह रहा है ऑथेंटिक वाला, स्टैंडर्ड वाला, ऑथेंटिक टास्क, विश्वसनीय, ऑथेंटिक। तो कौन सा होगा? प्रामाणिक कार्य, विश्वसनीय। 1 नंबर विकल्प। विद्यार्थियों को भूमिका निर्वहन समझ रहे हैं? भूमिका निर्वाह करना, रोल प्ले। आपने भी देखा होगा चंबल की डाकू, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर देखना ना भूलिए। नुक्कड़ नाटक देखे हैं ना? रोल प्ले, पार्ट लेता है, रोल अदा करता है। तो कहता है भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजारों में लाए जाने को दर्शाने को कहना। किसके? धान के संदर्भ में। बी नंबर, विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन के चारों तरफ चक्कर लगाने को कहना और पहचानना कि विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया गया है। सी, विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। अब देखिए, अपनी पसंद, बस यही उत्तर मार करके लेके चला जाएगा। बच्चे को स्वतंत्र वातावरण दिया यहाँ पर, है ना? स्वतंत्र वातावरण दिया कि आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी अपनी पसंद से। विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए, यानी आस्किंग स्टूडेंट्स टू क्रिएट अ पेंसिल स्टैंड फॉर देयर डेस्क्स, चूजिंग रॉ मटेरियल दे वुड लाइक टू यूज। एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना, पेंसिल रखने वाला स्टैंड विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए। मेज क्या? जैसे कि बच्चे का पढ़ने वाला जो टेबल होता है उस पे कलम वाला खोलिया रखते हैं ना, तो कलम वाला कवर। तो ये बच्चों की बाहरी जिंदगी और स्वतंत्र वातावरण, यानी बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली
की ओर ले जा रहा है यह विकल्प। और डी नंबर, विद्यार्थियों को एक पुराने सूती कपड़े पर फैब्रिक रंग से दोबारा पेंट करके अपने घर के लिए मेज पोस बनाने को कहना। मेज पोस, मेज के ऊपर जो कवर बिछाते हैं ना, मेज पोस। एक नंबर देखिए, क्यों यहाँ कमजोर हो गया। प्रामाणिक कार्य बोल रहा है विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में। विद्यार्थी को भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजारों में लाए जाने वाले दर्शाने को कहना। धान की कटाई, अब देखिए खेत पत्ती में गया होगा बच्चा तब ना, खेतों में यदि बच्चा जाएगा तब तो हम कह सकते हैं यह उत्तर हो जाएगा। क्या सारे बच्चों में रोचकता के साथ इस बात को क्लियर किया जा सकता है? नहीं। चलिए आपका उत्तर संख्या जो है हमारा, हाँ उत्तर संख्या क्या यहाँ पर ले लेंगे, यही मेज के लिए जो है, मतलब पेंसिल स्टैंड, बच्चा जो है ना पेंसिल स्टैंड वगैरह कटिंग वगैरह करेगा रोचकता के साथ, तो ये कहता है प्रामाणिक कार्य होगा, ऑथेंटिक टास्क। प्रामाणिक, तो प्रामाणिक और अप्रामाणिक को समझते हैं सबसे पहले। तो प्रामाणिक, ऑथेंटिक टास्क। एक नंबर क्यों नहीं लिया जा रहा है? धान की कटाई, बाहरी वातावरण, और तो अप्रामाणिक ढंग से। विद्यालय के भवन के चारों तरफ विद्यार्थी को उनके मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। अब कहता है कि प्रामाणिक, ऑथेंटिक वाला टास्क विश्वसनीय होगा, लेसन से जोड़ करके, लेसन से जोड़ करके, घरेलू वातावरण, साथ ही साथ मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, रोचकपूर्ण, सी नंबर विकल्प। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, कहता है प्रश्न 81, क्या है जी 81? पढ़िए ना मिश्रा जी। आप खेलों और खेल प्रतियोगिताओं के बारे में पाठ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक विद्यार्थी पूछता है कि आप हमें ईवीएस में खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं? तो कौन सा उत्तर ईवीएस में पाठ को सीखने के प्रयोजन माने उद्देश्य को सबसे अच्छा वर्णन करेगा, एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्लेनेशन करेगा, कौन सा? तो बड़े होने पर यदि आप खेल को पेशे के रूप में लेने का निर्णय लेते हैं। अब देखिए ये पेशा, रोजी रोजगार के बारे में बोल रहा है, तो आपको विशिष्ट खेल के बारे में सब कुछ जानने की आवश्यकता होगी। ये नहीं होगा आपका दमदार उत्तर, इसको हटा दीजिए आप। बी नंबर पढ़िए, बड़े होने पर यदि आप खेल को पेशे के रूप में लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको विशिष्ट आवश्यकता होगी, इतिहास और बीते समय में यह कैसे जानना होगा। फिर उसके बाद आपका, हमारे दादा दादी नाना नानी द्वारा खेले जाने वाले कई खेल अब नहीं खेले जाते। यदि यह पाठ आपको उस खेलों को बेहतर ढंग से समझने में और ऐसा करके अपने बड़ों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने में मदद करेगा। दादा दादी नाना नानी समवयस्कों के साथ जोड़ना, बहुत अच्छी बात। खिलाड़ियों का बचपन अक्सर मुश्किलों से भरा होता है। यह पाठ आपको उन खिलाड़ियों के प्रयासों के महत्व देने में मदद करेगा जिन्हें आप टीवी पर देखते हैं और आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहन करेगा। बहुत बढ़िया है, ये डी नंबर आपको बेहतरीन विकल्प नजर आ रहा होगा। एक शिक्षक का यही स्टेटमेंट होना चाहिए। हाँ, खिलाड़ियों का बचपन। और एक नंबर, बड़े होने पर यदि आप खेल को पेशे के रूप में लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको एक विशिष्ट खेल के बारे में सब कुछ जानने की आवश्यकता होगी, जिसमें उसका इतिहास और बीते समय में यह कैसे विकसित हुआ है यह भी जानना होगा। ए और बी तो सेम है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आप खेलों और खेल प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक विद्यार्थी पूछता है आप हमें ईवीएस में खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं? कौन सा उत्तर ईवीएस के इस पाठ को सिखाने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? क्यों सिखा रहे हैं मास्टर जी? तो व्हाट इज द पर्पस, सबसे अच्छा वर्णन करेगा। डी कहता है खिलाड़ियों का बचपन अक्सर मुश्किलों से भरा होता है।
अक्सर मुश्किलों से भरा होता है। यह पाठ आपको उन खिलाड़ियों के प्रयास को महत्व देने में मदद करेगा। प्रयासों को महत्व देने में इम्पोर्टेंस, हम क्यों महत्व दें भाई, ये कौन सा जरूरी है। डी नंबर हटाइए। सी, हमारे दादा दादी या नाना नानी द्वारा खेले जाने वाले कई खेल अब नहीं खेले जाते हैं, इसीलिए यह पाठ आपको उन खेलों को बेहतर ढंग से समझने में और ऐसा करके अपने बड़ों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने में मदद करेगा। गुणवत्तापूर्ण, इंटरेस्टिंग, ज्ञानवर्धक समय बिताने में भी, ऐसा भी सोच सकते हैं। बी, यदि आप बड़े होने पर आप खेलों को पेशों के रूप में लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको एक विशिष्ट खेल के बारे में सब कुछ जानने की आवश्यकता होगी, उसका इतिहास। तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्या, समय में यह कैसे विकसित हुआ है यह भी जानना होगा। इतिहास और बीते समय में यह कैसे विकसित हुआ है। मुझे तो लगता है ये बी नंबर उत्तर हो जाएगा, ए नंबर भी वही है। क्यों दोस्त, यहाँ पर समय बिताने में मदद कर रहा है इसीलिए इसको हम गलत मान लिए, बाकी तो बेहतरीन है, लेकिन समय बिताने में मदद करेगा इसलिए सी गलत हो गया। तो आपके पास बच गया क्या कि बड़े होने पर यदि खेल को पेशे के रूप में, और इतिहास, कोई टीचर खेलों के बारे में बता रहा है तो उसका इतिहास, कहाँ से यह परंपरा विकसित हुई यह भी जानने में मदद करता है, इसीलिए बी नंबर या ए नंबर, दोनों में जो उत्तर लेना है ले सकते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न 82 कि सहमीर, ग्लोब के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए आपके कहने का मतलब है कि यहाँ कोई नहीं रहता है। हाँ ठीक है, यहाँ भी लोग रहते हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना यहाँ है। ब्राज़ील, क्या वहाँ पर लोग उल्टे खड़े हैं? हाँ बिल्कुल, भारत के सापेक्ष यदि बात उल्टे में बात करेंगे तो अर्जेंटीना वगैरह होता है। तो स्रोत एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 पाठ 11, उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के विद्यार्थियों को गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परिचित कराने के प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण सहमीर की गलतफहमी को, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करेगा? कौन सा दूर करेगा साहब? एक नंबर, जिस तरह चुंबक लोहे को आकर्षित करता है उसी तरह पृथ्वी हर चीज को आकर्षित करती है जिसमें द्रव्यमान होता है। नहीं, कल्पना करें कि एक चींटी टेनिस की गेंद के निचले हिस्से पर बैठी है। क्या चींटी सीधी खड़ी है? और जब गेंद घूमने लगेगी तो क्या वो गिर जाएगी? इससे भी नई कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। बेहतरीन, गलत फहमी को दूर करना। सी, ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें, अलग अलग स्थिति से पिन को देखें। दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही है। बिल्कुल सही बात है, सी नंबर हमारा। ग्लोब के माध्यम से सिखाते हैं, ठीक, फैक्ट तो ये हो गया एक नंबर। अब पिन को चिपका दीजिए, दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में भी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, दोनों में ऐसा करते हैं तो पाया जाएगा। मैंने विद्यार्थी को गुरुत्वाकर्षण वगैरह जो होता है, गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परिचित करवाने के लिए ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दिया जाए, अलग अलग स्थिति से पिन को देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही मिलेगा। मतलब ये जो सर्वाधिक नियम है ना, आइजैक न्यूटन द्वारा 1686 ईस्वी में दिया गया था। गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड के प्रत्येक कण पर कार्य करता है जो द्रव्यमान रखता है, मास रखता है। परमाणुओं का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल इन पर नगण्य होता है, लगभग जीरो गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसके माध्यम से आप बेहतरीन रूप में प्रकट कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रियां विषय के विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य हैं। तो कौन सा शैक्षिक उद्देश्य? ज्ञानेंद्रीय विषय के लिए ज्ञानेंद्रीय आँख, कान, नाक, त्वचा, माउथ, मुंह या जिह्वा वगैरह, ये सभी क्या है? सेंस ऑर्गेन्स हैं। तो इनके लिए विद्यार्थियों को पता होगा कि चींटियां जमीन पर गिरी मिठाई पर क्यों एकत्रित होती हैं। ज्ञानेंद्रिय आंखों से देखेगा, मापने योग्य
क्यों एकत्रित होते हैं, इसमें मापने योग्य क्या है। ज्ञानेंद्री के महत्व को समझकर विद्यार्थी अपनी ज्ञानेंद्री की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। अच्छा, अच्छी तरह देखभाल करेंगे। विद्यार्थी एक चित्र के द्वारा समझाएंगे कि 3 बीमा विभिन्न पशुओं में उत्कृष्ट ज्ञानेंद्रियां किस प्रकार काम करती हैं, किस प्रकार काम करती हैं। माने 3 अलग अलग प्रकार का पशु है, उसमें ज्ञानेंद्री कैसे कैसे काम करती है। भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करेंगे। पशुओं की सूची को क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। देखिए, मापने योग्य हुआ ना, विश्लेषण, गुण अवगुण को जानना समझना, प्राप्य, और अंत में प्राप्त कर लिया हमने एक सूची को, श्रेणीबद्ध कर लिया। क्या कि भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रिय के आधार पर अलग अलग पशु की सूची, कि ये माउथ से जुगाड़ करता है, ये जो है हाथ से, ये पैर से। तो ये चीजों को याद रखें। 4 नंबर हमारा उत्तर होगा। नहीं बुझे 4 नंबर, ध्यान से पढ़िए ना दोस्त। मतलब जैसे कि माने ज्ञानेंद्रिय जो है, स्नायु तंत्र वगैरह, मस्तिष्क के अंदर का सृजनात्मकता, संज्ञान, उस सब का आप ज़्यादातर जो है ना उपयोग करेंगे, बौद्धिक वगैरह, बौद्धिकता का। तो सबसे ज़्यादा सर्वोन्मुखी जो है ना बेस्ट वाला विकास किस में, 4 नंबर में होगा। ज्ञानेंद्रिय के आधार पर अलग अलग पशु की सूची को वर्गीकृत करेगा। कहता है, स्टूडेंट्स विल क्लासीफाई द गिवन लिस्ट ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन द सेंस ऑर्गन्स दे रिलाई ऑन द गैदर फूड। अलग अलग प्रकार का जानवर तो किस प्रकार से भोजन का जुगाड़ करते हैं, प्रबंध करते हैं भोजन का। एक तो जानवरों से जुड़ा हुआ है रोचकता के साथ, दूसरा बच्चे में विश्लेषण भी कर रहा है, वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना, एनालिसिस, सूचीबद्ध करेगा, प्राप्य हुआ। और मापने योग्य कौन सा पशु क्या किस प्रकार से, और ज्ञानेंद्रिय विषय में सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, क्या कहता है, आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु आपकी कक्षा में एक गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हुए हैं। देखिएगा 8 तारीख को भी यही पूछा गया है सेम। विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। आपने विद्यार्थी को बताया कि अगर गोंद की बोतल खाली कर दो तो नई बोतल नहीं दी जाएगी। मतलब गोंद का बोतल यदि खाली हो गया ना तो नई का नहीं दिया जाएगा। तो बच्चा क्या करेगा, पता लगाएगा और कौन से वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं जिनसे भी चिपचिपा पदार्थ हम प्राप्त कर सकते हैं, चिपचिपा पदार्थ जिनसे हम प्राप्त कर सकते हैं, और किन चीजों से चिपकाया जा सकता है। प्रकृति से जोड़ दिया ऐसे प्रश्नों ने, क्योंकि संसाधन ना सीमित होते हैं अपने आप में। और हमारा ये डी नंबर विकल्प देखिए, विद्यार्थी को एक साक्षात रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया, कितने चम्मच गोंद लिया है? ये नंबर देखिए। और यहाँ कि एक पोस्टर लगाएं, पोस्टर नहीं, प्रोजेक्ट में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किन में नहीं। बी नंबर, कक्षा में सर्वेक्षण करके पता लगाएं कितने विद्यार्थी को उनके प्रोजेक्ट के लिए गोंद की आवश्यकता होगी या नहीं। सभी विद्यार्थियों में समान रूप से गोंद वितरित करें और देखें कि सप्ताह के अंत में विद्यार्थी के पास कितना गोंद बचा। इसमें सृजनात्मकता कहाँ आई, बच्चों में एनालिसिस करने वाला गुण कहाँ आया, एनालिसिस, चिंतन करने वाला। प्रश्न में क्या कह रहा है आपको कि इसलिए उन्हें गोंद, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया विद्यार्थियों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में मदद करेगी जिन्हें वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता। संसाधन क्या होती हैं, सीमित होती हैं, उन्हें किफायती से इस्तेमाल करना चाहिए, बचा करके। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को एक आस्क स्टूडेंट्स टू राइट इन ए कॉमन रजिस्टर, मैंने एगो जो है ना किसी पन्ने में या रजिस्टर में लिखना कि हाउ मैनी स्पून्स ऑफ ग्लू दे टुक
कैच ट्यून व्हेन एंड व्हाई, विद्यार्थियों को एक क्या प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को एक साक्ष्य प्रस्तुत करना। साक्ष्य, साक्ष्य समझ रहे हैं? साक्ष्य अर्थात जो है आपका वो क्या बोलते हैं यार, एविडेंस, गवाह। मैंने लिखे, हम लिख दिए किसी चीज को। In write common register, how many spoons? Ask student to write in common register many spoons of glue they took, catch tune when and why। विद्यार्थियों को एक साक्ष्य रजिस्टर, साक्ष्य है कि सादा है? साक्षी है ना, साक्षी है या साधा, साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब और क्यों कितने चम्मच, मतलब कब प्रयोग किया, कितने चम्मच प्रयोग किया, इसमें तार्किक विचिंतन लगेगा। अब देखिए ऑप्शन दमदार मौजूद नहीं है और संसाधनों की सीमितता के बारे में प्रश्न है कि संसाधन अल्प मात्रा में है, उनका अगली पीढ़ी तक भी चलाया जाना, वरना अगली पीढ़ी में विलुप्तता नजर आएगी। जैसे पेट्रोल, जैसे प्रकृति के उत्पाद, पशु पक्षी, पर्यावरण की रक्षा करना अनिवार्य, उसी प्रकार गोंद से जोड़ दिया कि गोंद को बचा बचा करके। तो कब प्रयोग किया, क्यों प्रयोग किया, उसे एक रजिस्टर में लिखेंगे। जैसे ना लिस्ट बनाते हैं, आज इतना सब्जी खरीदा, आज ये खरीदा, आज एप्पल खरीदा, बिस्किट खरीदा, आज इतना पैसा खर्चा हुआ। इससे सीमित और उल्फा खर्ची का ज्ञान विकसित होता है। आप जितना खर्चा कीजिए, पापा जी नहीं कहते हैं जितना खर्चा किया ना उसको लिखो एगो डायरी में, नहीं तो एक्स्ट्रा खर्चा तुमसे होते रहेगा। तुम्हारा हाथ बहुत खुला है, छुट्टा हाथ है, तुमसे बहुत खर्चा होता है। जितना लिखा उस पर हिसाब रखो, लिख करके रखो जितना खर्चा किया। तो उसी प्रकार गोंद का हिसाब संसाधन से, पर्यावरण से जोड़ दिया है। समझिए ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कहते हैं प्रश्न, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने के निम्नलिखित में कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रयोग करते हुए, है ना, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन। तो भोजन पचाने में लगने वाले समय ज्ञात करने के लिए सभी 8 विद्यार्थियों को एक समान भोजन खाने को कहना। अरे यार भोजन अलग अलग प्रकार का भोजन खाएगा, उसको पचाने में तब फिर जो है ना उसको समझने में मदद भी मिलेगा। अब एक ही प्रकार का भोजन खाया तो अभिसारी चिंतन नहीं लग रहा है, एक सीमित अंत वाला। ये क्यों होगा हमारा उत्तर? कक्षा में विभिन्न स्थानों पर गुड़ के टुकड़े रखकर देखना कि अलग अलग स्थानों पर चींटी कितने समय में पहुंचती है। सीटेट आयोग, चींटी कितने देर में पहुंचती है, इससे बच्चों को क्या निष्कर्ष निकलेगा? समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों, यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो रहा है। इसमें चिंतन तो लग रहा है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहाँ? समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। यहाँ गर्म हवा, ठंडे हवा का कॉन्सेप्ट, शुष्क आर्द्रता का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने आपकी 5वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक में पाठ लिखा है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। और यहाँ चैप्टरों को इससे जोड़ दिया जहाँ सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, मौलिक चिंतन, इमेजिनेशन, कल्पना, विश्लेषण का गुण करने की क्षमता बच्चों में डेवलप होते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होगा, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। और सी नंबर से दमदार हमारा कोई उत्तर नहीं हो सकता। पानी में एक बोतल, बड़ी बोतल, एक खाली बोतल फेंक कर जांचना कि कौन सी बोतल ऊपर तैरती है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। और सी नंबर हमारा उत्तर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है, साइंटिफिक मेथड से फूंकते हैं, जिज्ञासा का समाधान, अलग अलग रूप से वो डाटा इकट्ठा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा उस पुस्तक में लिखा गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे और प्रथम ये जो है ना मुस्लिम राष्ट्रपति,
उन्होंने लिखा हुआ है, ठंड के समय में हम हाथों को फूंकते हैं तो गर्म हवा, यानी हाथ ठंडा जो हाथ रहता है वो गर्म हो जाता है। और इसी का ठीक उल्टा गर्म चाय है, उसको फूंकते हैं तो वो ठंडी कैसे हो जाती है ना कॉन्सेप्ट। इसीलिए सी नंबर वहां पर से यदि बातों को मिलाएं तो। बढ़ते हैं आगे। ऋतुओं के विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे कम प्रासंगिक रेलिवेंट होगा, सबसे कम इफेक्टिव होगा। ऋतु के बारे में पढ़ाना है, ऋतु मैडम के बारे में नहीं, ऋतु के बारे में। तो विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना, ठीक है, उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे। पौधों में आने वाली ऋतु में किस प्रकार का परिवर्तन देखा जाएगा, बच्चा कैसे बता पाएगा भला, कैसा परिवर्तन आएगा। यही तो हमारा उत्तर होना चाहिए। बेसिर पैर बातें हैं एकदम, सारे बच्चे उत्तर दे पाएंगे क्या? मैंने कोई दृष्टिकोण नजर ही नहीं आ रहा है जिसमें बच्चों की कॉन्सेप्ट डेवलप हो। विद्यार्थियों से पूछना कि पिछले कुछ महीनों की तुलना में आजकल वे अधिक गर्म या ठंडा महसूस करते हैं या नहीं। तो जवाब दे सकता है हाँ, नहीं तो नहीं। ये तो कर सकता है बच्चा, यहाँ क्या कर पाएगा। विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान उनके द्वारा दी गई गतिविधि उन्हें करने के कारणों को सूचीबद्ध करने को कहना। सूचीबद्ध ग्रीष्मकालीन छुट्टी यानी गर्मी का छुट्टी पड़ा तो बच्चा कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन कौन गतिविधि किया, तो बेहतरीन है ये तो। डी नंबर, विद्यार्थियों को एक टोपी, एक बरसाती, एक स्वेटर दिखाकर पूछना कि उन्होंने इसमें से किसका प्रयोग किया है, किसका प्रयोग किया है, किसका प्रयोग नहीं किया है, ये बताएगा यदि बच्चा, तो फिर बच्चा तो बता पाएगा। क्योंकि बरसाती तो पहनवे करता है, स्वेटर तो पहनवे करता है, सारी चीज़ों का प्रयोग किया होगा, ये तो रोचकता के साथ। इसमें पूछता सबसे बेस्ट उत्तर क्या होगा ऋतु के बारे में, सीजन के बारे में, तो 4 नंबर। अब पूछ रहा है सबसे नगण्य वाला, तो 1 नंबर होगा ना, 1 नंबर उत्तर होगा ना। यस, 1 नंबर नगण्य वाला, निगेटिव वाला। बात बुझे हो रामखेलावन जी, छंगोड़ी जी, बुझिए रहे हैं। अब क्या दिक्कत है, सब दुख दर्द जो है ना हर लीजिए 1 नंबर मार करके। हाँ आगे बढ़े। आगे कहता है कौन चीज, संचारी रोग। अरे यार, संचारी और गैर संचारी, देखिए जैसे कि कोरोना है, बगल में खड़े हैं तो संचार हो जाता है, दूर से भी फैल जाता है, तो ये सब क्या कम्युनिकेबल डिजीज है कोरोना का। अच्छा, कैंसर होता है क्या? एक यदि मम्मी को है, पापा को है, तो बचवा को फैल जाएगा क्या? नहीं ना। कैंसर, एड्स, ये सब क्या है, कम्युनिकेबल वाले डिजीज नहीं ना है। कम्युनिकेबल, गैर संचारी, कम्युनिकेबल बोले तो संचारी, तो ये सब गैर संचारी हैं, नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। सर्दी वगैरह भी देखे होंगे, किसी को नोजी वगैरह आ रहा है, सर्दी हो गया है, तो ये सब परोक्ष रूप से या गैर परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो जाता है दूसरों को। ये सब क्या है, कम्युनिकेबल, संचारी रोग होता है। कोविड-19, अच्छा मलेरिया, ये गैर संचारी रोग जो है, गैर संचारी रोग क्या, गुणसूत्र, क्रोमोसोम सूजन या शरीर में किसी अन्य रोग के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते हैं और संचारी वाला हो जाता है। गैर संचारी रोगों को क्रोनिक भी कहा जाता है, क्रोनिक, जैसे कि आपका कैंसर, डायबिटीज, मधुमेह, हृदय रोग। तो इससे क्या मतलब, सामान्य सर्दी का संचार ना मधुमेह के संचार से भिन्न कैसे है, सामान्य संचार मधुमेह के संचार से भिन्न कैसे, शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छे तरह से परीक्षण करता है। तो कौन सा, तो हमारा सी नंबर, सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है। तो सर्दी वगैरह क्या है, सर्दी संचारी है और मधुमेह, डायबिटीज गैर संचारी है। दोनों रोगों के बारे में जुड़ा हुआ प्रश्न हो गया ना।
इसीलिए आपका दमदार रूप से परीक्षण वाला शैक्षिक उद्देश्य को क्लियर करेगा और सी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ए, हम कोविड से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन सामान्य सर्दी से बचाव के लिए नहीं। अरे कोविड-19 और सर्दी दोनों तो संचारी रोग है, गैर संचारी के बारे में कहाँ प्रयोग किया। यदि आपके माता पिता में एक को डेंगू हो गया तो आपको डेंगू होने की संभावना फिर वही बातें हैं, संभावना अधिक है? अब देखिए डेंगू वगैरह यदि हो गया है, संचारी रोगों के बारे में देखिए डी नंबर, बैक्टीरिया और वायरस से विभिन्न प्रकार, एकदम हायर लेवल वाला बात, बैक्टीरिया वायरस से विभिन्न प्रकार के कौन से रोग होते हैं, ये तो रट्टाफिकेशन हो गया। तीसरा हो गया हमारा उत्तर। आगे बढ़ जाएं? हाँ जी बढ़ जाएं, चलिए बढ़ते हैं। एक से पहले तो संचारी और गैर संचारी समझ लीजिए, कहानी खत्म है। मेरा बात को फिर से, हमारे बात को ना सुनिए। कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल। एक शिक्षिका पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन वगैरह का प्रयोग करती है, जिसमें उपग्रह यानी सैटेलाइट के प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण दिखाया गया। 3 डायमेंशन वाला, एकदम वास्तविक दिखने वाला। शैक्षिक साधन के रूप में पारंपरिक मानचित्र की किताब की तुलना में इस अनुप्रयोग के क्या लाभ हैं? कहता है किताब की तुलना में बेहतरीन वाला क्या लाभ हो जाएगा? तो ये विद्यार्थी को भूदृश्य को समझने में मदद करेगा, कॉन्सेप्ट बेहतरीन क्लियर होगा। अरे किताब में लिखा गया है सैटेलाइट के बारे में, चित्र बना हुआ है। अब कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम है, उसके माध्यम से 3D दिखता है, एकदम लाइव दिखता है, एकदम बेजोर टाइप का चित्र दिखता है, तो वो क्या करेगा? किसी चैप्टर को, भूमि के दृश्य को आदि को अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा। डी नंबर विकल्प। विभिन्न देशों की स्थिति को समझने में मदद करेगा। पुनः याद करने में, गलत। यहाँ पर आदत विकसित करने में, गलत। इसलिए डी नंबर। कहाँ दमदार ABCD है? डी नंबर बेस्ट विकल्प। दमदार उत्तर भी तो नजर आना चाहिए। कहता है शिक्षक की क्लास में 2 गमले में लगे पौधे लाती हैं, उनमें एक गुलाब का है और दूसरा अदरक का है। इन पौधों का प्रयोग निम्नलिखित में उस विषय को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। देखिए एगो अदरक का पौधा, एगो गुलाब का पौधा, ठीक। अब इसके बारे में बोल रहा है। ऑप्शन संख्या 1, पौधों में अनुकूलन को दिखाइएगा। प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, दिखा सकते हैं। प्लांट एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स, पौधों में अनुकूलन। डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, पौधों में अलग अलग विविधता। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फूल के भाग, दोनों में अलग अलग प्रकार से विकसित होगा ना, गुलाब में, अदरक में। देखिए ये तो ऊपर पृथ्वी के, और जड़ें नीचे, ये जड़ों के रूप में, अदरक नीचे। अदरक क्या तना के रूप में होता है ना। अच्छा, पौधों में बीज का स्थानांतरण, एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, स्थानांतरण, ट्रांसफरेशन हो जाना। सीड स्प्रेड इन प्लांट्स, तो ऐसा थोड़े होता है। यही डी नंबर उत्तर होगा, जड़ों का स्थानांतरण। इन बातों पर यह नहीं हो पाएगा। माने गुलाब का एगो है, एगो अदरक का है, तो बीज का स्थानांतरण नहीं बता सकते हैं। बीज वाले जो वृक्ष का स्थानांतरण मुख्य रूप से बाह्य कारकों के द्वारा, जैसे आम बंदर खाया तो खा करके ले गया, या कौवा ने गुठली उठा लिया, दूसरे जगह स्थानांतरण हो गया, दूसरे जगह पौधा पैदा हो जाएगा। तो स्थानांतरण ये होता है एक जगह से दूसरे जगह, है ना, एक जगह से दूसरे जगह, तो बाह्य कारक के द्वारा होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो समझ गए ना, ठीक है। अनुकूलन मतलब कि कैसे जिंदा रहेगा, उनके लिए उपयुक्त दशाएं जो है ना, कौन कौन सी स्थिति होना चाहिए, ज़्यादा गर्माहट नहीं होनी चाहिए, या फिर पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अनुकूल, एडप्ट करना, अनुकूलन को समझिए ना। चलिए हमारा 4 नंबर उत्तर। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न संख्या पढ़ते हैं। श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते पर्यावरण में चीज़ों की पारस्परिक निर्भरता, यानी आपस में सारी चीज़ें क्या हैं, आपस में सारी चीज़ें क्या है ना, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड। जैसे नाई वाला एगो दिया था, नाई को यदि पैसा नहीं दीजिएगा तो बाल काटेगा कल के बाद, नहीं ना। तो आप नाई को पैसा देते हैं तो नाई आपका बाल काट देता है। तो नाई उत्तर लिया था ना 8 तारीख वाले में,
8 जनवरी 2022। पारस्परिक निर्भरता, पारस्परिक का मतलब इंटरडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और यहाँ पर ठीक वही वाला बात आपको दिया गया है। हाँ, तो अब देखिए, अच्छा वहाँ पर थाना भी दिया गया था, थानेदार। तो थानादार को सरकार ना पैसा देता है, आप देते हैं। आपकी रक्षा करता है पुलिस प्रशासन, लेकिन आप उसको डायरेक्ट पैसा देते हैं। इसीलिए पारस्परिक निर्भरता में वो नहीं लिया गया था उत्तर, नाई लिया गया था बार। उसी प्रकार का यहाँ चुनना है तो चाय की दुकान हो जाएगा। कल के बाद चाय पिलाएगा? यदि आपने चाय पी लिया, पैसा नहीं दिया, चाय पिलाएगा? नहीं ना। सबसे ज्यादा पारस्परिक निर्भरता हुआ। अब यातायात संकेत, आप गुजरिए या ना गुजरिए, वो ट्रैफिक पुलिस संकेत तो दिखेबे करेगा। हाँ, आप उसे पैसा देते हैं डायरेक्टली, पेमेंट, सैलरी? नहीं ना। तो डायरेक्टली आपसे पारस्परिक रूप में इंटरलिंक्ड नहीं है। प्रत्येक तालाब, अब देखिए अबंडन्ड पॉन्ड, अब जो भी तालाब है, तालाब का या निर्जीव वस्तु का काम ही है दूसरों के लिए बहते रहना। आप तालाब जाइए या ना जाइए, तालाब सूख थोड़े जाएगा। लेकिन आप चाय वाले को पैसा नहीं दीजिए, वो सूख जाएगा, बोले तो कल के दिन में बंद कर देगा, और आपका भी कंठ सूख जाएगा। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक में नाई उत्तर लिया गया था, तो मैं कहना चाहता हूं, नाई कल के दिन में दुकान उठा के भाग जाएगा यदि आप रुपया नहीं दीजिएगा, पैसा। ऐसे समझिए इस प्रश्न को, समझ पाइएगा। सीवेज नाली, अब देखिए नाली वगैरह, नाली तो बहते रहेगी दोस्त। ऐसे प्रश्नों में ना आप सजीव वस्तु का उदाहरण लिया कीजिए, निर्जीव का नहीं। दोनों एक दूसरे से पारस्परिक रूप में निर्भर होगा। और यहाँ चाय का दुकान सबसे अच्छा उदाहरण होगा कि चाय वाले को रुपया नहीं दीजिएगा तो कल के दिन में आपको चाय नहीं पिलाएगा। दोनों एक दूसरे के लिए इंटरलिंक्ड हैं, पारस्परिक निर्भर हैं। और हमारा बी नंबर उत्तर, यस, डीटीए भागलपुर आप सभी मित्रों के हर कदम साथ। मिलते हैं पुनः अगली दमदार कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब हमरो कहना आता है, मार दीजिए ना घपाक से। हाँ, अच्छा लगे तो, अन्यथा कोई बात नहीं।